हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 की सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 व्हाट इज़ गवर्नमेंट का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। उसमें हम लोगों ने गवर्नमेंट का कंसेप्ट देखा था एंड इसके साथ साथ हम लोगों ने लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट देखे थे कि गवर्नमेंट जो है कैसे डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ को करती है। गवर्नमेंट को जो लेवल थे स्टेट लेवल, नेशनल लेवल एंड लोकल लेवल, उसको भी हम लोगों ने अच्छे से कवर किया था। एंड हम लोगों ने लॉज एंड गवर्नमेंट को देखा था कि कैसे गवर्नमेंट जो है वो लॉज बनाती है एंड लोगों से फॉलो करवाती है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कितनी है और डिफरेंट टाइप की जो गवर्नमेंट है उसमें क्या डिफरेंस है। एंड वीडियो के एंड में हम लोग क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि गवर्नमेंट को ये राइट कौन देता है या फिर ये पावर कौन देता है कि वो डिसीजंस ले सके एंड हम पे जो लॉज को इन्फोर्स कर सके। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि उस कंट्री में किस टाइप की गवर्नमेंट है। अगर वहाँ पर डेमोक्रेसी है तो देखिए डेमोक्रेसी में क्या होगा, जो लोग होते हैं वही लोग गवर्नमेंट को ये पावर देते हैं कि वो लॉज बना सके एंड हम पे एनफोर्स कर सके। कैसे? हम लोग क्या करते हैं, जब इलेक्शंस होते हैं तो उसमें हम लोग अपने लीडर्स को चुनते हैं, लीडर्स को वोट करते हैं एंड उनको इलेक्ट करते हैं। और एक बार जब ये पर्सन इलेक्ट हो जाता है तो फिर ये क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, यानी ये गवर्नमेंट बनाते हैं मिलके। और डेमोक्रेसी में देखिए क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। उसको जितने भी वो एक्शंस लेती है या फिर जो भी वो रूल्स बनाती है उसको जनता को जवाब देना पड़ता है कि उसने ये रूल्स क्यों बनाए हैं, इससे जनता को क्या फ़ायदा है, उसको जनता को एक्सप्लेन करना पड़ता है। अब देखिए जो अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो क्या है, मोनार्की। मोनार्क का मतलब क्या है, किंग या फिर क्वीन। एक राजा या फिर रानी होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनार्क कहते हैं। और ये जो है मोनार्क जो है एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसमें क्या होता है कि जो लोग होते हैं उनके पास पावर नहीं होती कि वो अपना जो है लीडर जो है इलेक्ट कर सकें, बल्कि जो राजा और रानी होता है उसी के पास सारी पावर्स होती हैं और फिर वही जो है सारे डिसीजंस लेते हैं एंड गवर्नमेंट को रन करते हैं। मोनार्क में बल्कि क्या होता है कि स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होता है, मतलब जिसमें 15 से 20 लोग जो होते हैं शामिल होते हैं। वो क्या करते हैं, कोई भी मैटर होता है तो वो राजा या रानी के साथ डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होगा वो किसका होगा, मोनार्क का ही होगा। उस उनके ओपिनियन को मानना या ना मानना मोनार्क के ऊपर है। वो चाहे तो उसको मान भी सकता है, चाहे तो ना भी माने, इसके लिए कोई उसको फोर्स नहीं कर सकता, जैसा कि डेमोक्रेसी में हम लोग करते हैं। अब देखिए डेमोक्रेसी में तो हम लोगों ने देखा कि जो सरकार होती है वो जनता के प्रति जवाबदेही होती है, उसको आंसरेबल होती है कि उसने कोई भी डिसीजन क्यों लिया है, उससे जनता को क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। लेकिन मोनार्क में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। किंग्स एंड जो क्वीन होते हैं उनको अपने एक्शंस को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता और अपने आप को डिफेंड नहीं करना पड़ता कि उन्होंने ये एक्शंस या डिसीजंस क्यों लिए हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है किसमें, डेमोक्रेसी एंड मोनार्की में। तो अब आगे हम लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में देख लेते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है। तो हम जान चुके हैं कि इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेसी है। इंडिया में जो है वो लोकतंत्र है। और ये जो लोकतंत्र है, ये जो डेमोक्रेसी है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में स्टार्टिंग से ही डेमोक्रेसी थी, बल्कि उनको ये जो अचीवमेंट मिली है वो बहुत ही बड़े स्ट्रगल के बाद मिली है, तब जाकर उनको ये डेमोक्रेसी मिली है। लोगों ने इसके लिए क्या क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ही लंबे समय तक लोगों ने मोमेंट के, तब जाकर लोगों को ये अचीवमेंट मिली है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि अदर प्लेसेस भी हैं, अदर कंट्रीज़ भी है जहाँ पे लोगों को डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है। अब जो है डेमोक्रेसी का एक मेन फीचर जान गए होंगे कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोगों के पास ये पावर होती है कि वो अपने लीडर्स को इलेक्ट कर सके। उनको चुन के हम उनको कहाँ भेजते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए भेजते हैं कि आप जाइए और गवर्नमेंट बनाइए, फिर हमारे लिए आप रूल्स बनाइए। तो सिंपल सी बात है, डेमोक्रेसी का क्या मतलब है कि रूल बाय द पीपल, यानी जो लोग होते हैं वो खुद ही रूल करते हैं। और डेमोक्रेसी का बेसिक आइडिया भी यही है कि जो लोग होते हैं वो खुद पर ही रूल करते हैं। कैसे? पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स। वो रूल्स बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं एंड फिर उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। अब देखिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात जब हम यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो यूजुअली रेफर की जाती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज़ के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज़ क्या होती हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, अपने वो लोग जो है
रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। कैसे? हम लोग इलेक्शन में उनको चुन करके उनको वोट देकर फिर हम लोग उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर गवर्नमेंट पार्लियामेंट में भेजते हैं, तब जाकर वो लोग हमारे लिए डिसीजंस लेते हैं और फिर रिप्रेजेंटेटिव सारे मिलते हैं और फिर हमारे लिए क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। और वो जो डिसीजन होता है वो पूरी एंटायर पॉपुलेशन के लिए होता है। अगर वो डिसीजन जो है स्टेट लेवल पे लिया गया है तो जितने भी स्टेट के लोग होंगे उस स्टेट के सबको वो मानना पड़ेगा। अगर जो डिसीजन है वो पूरी नेशनल लेवल पे लिया गया है तो पूरी एंटायर कंट्री को माननी पड़ेगी। और अगर वो डिसीजन लोकल लेवल की गवर्नमेंट ने लिया है तो उस टाउन के या उस लोकेलिटी में जितने लोग रहेंगे सबको उस डिसीजन को मानना पड़ेगा। अब देखिए, इन दिनों गवर्नमेंट जो है वो अपने आप को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तब तक नहीं कर सकती जब तक कि वो क्या अलाउ करे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब आप सोच रहे होंगे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है। इसका मतलब ये है कि सार्वभौमिक मताधिकार, यानी जितने भी एडल्ट्स हैं जो 18 ईयर या फिर उससे ऊपर के हैं, सबको क्या हो कि वो वोट देने का राइट हो, वो सब वोट के लिए अलाउ किए जाएं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं, यानी जितने भी एडल्ट्स हो सबको वोट देने का राइट हो। अब देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि एडल्ट फ्रेंचाइज क्या हमेशा से था। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। अब आपसे पूछा गया है कि क्या आप बिलीव कर सकते हो कि एक टाइम ऐसा था जब गवर्नमेंट लोगों को अलाउ नहीं करती थी, किसको, वुमेन को, एंड जो पुअर पीपल थे उनको अलाउ नहीं करती थी कि वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें। जो अर्लीस्ट फॉर्म थी गवर्नमेंट की उसमें क्या था, सिर्फ जो मेन थे, कौन से मेन, जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी हो या फिर जो वेल एजुकेटेड हो, उन्हीं को क्या था, वोटिंग राइट था, वही लोग वोट दे सकते थे। इसका मतलब ये था जितनी भी वुमेन थी या फिर जो पुअर लोग थे जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी या जो लोग एजुकेटेड नहीं थे, अनएजुकेटेड थे, वो अलाउ नहीं किए जाते थे कि वो लोग वोट दे सके और अपने लीडर को या फिर अपनी गवर्नमेंट को चुन सके। और इस तरह जो पूरी कंट्री थी वो सिर्फ कुछ ही लोगों द्वारा जो है रेगुलेट की जा रही थी और कुछ ही लोग मिलकर रूल बना रहे थे, क्योंकि जिनके पास प्रॉपर्टी थी, जो पढ़े लिखे लोग थे, वही लोग रूल बना रहे थे। और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, जो वेल एजुकेटेड नहीं थे या जो वुमेन थी, जो पुअर थे, उन लोगों को, जिन लोगों ने रूल बनाया है, उन सारे रूल को फॉलो करना पड़ता था। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा मतलब बुरी चीज़ थी ये, कि जिनके पास पैसा नहीं है, जो एजुकेटेड नहीं है, वो अपनी गवर्नमेंट को भी नहीं चुन सकता। इंडिया जब इंडिपेंडेंस से पहले थी तो यहाँ पे सिर्फ एक स्मॉल माइनॉरिटी के लोग थे जिनको अलाउ किया जाता था कि वो वोट दे सकें। और इस तरह फिर जो लोगों ने जो मेजोरिटी को अपने साथ लिया और फिर सब लोगों ने इसके लिए स्ट्रगल किया, जिसमें कि गांधी जी भी शामिल थे। वो बहुत ज़्यादा शॉक हुए जब इस अनफेयरनेस को उन्होंने देखा और फिर उन्होंने इसकी डिमांड की कि जितने भी एडल्ट हैं सबको क्या हो, राइट टू वोट हो, सबको वोटिंग राइट हो। और इसी को फिर हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज करते हैं, जिसको हम लोगों ने अभी ऊपर के पैराग्राफ में भी देखा था। गांधी जी ने अपना जो जर्नल लिखा था यंग इंडिया, कब लिखा था? उन्होंने 1931 में लिखा था। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको याद रखिए कि गांधी जी ने क्या लिखा है, यंग इंडिया लिखी है, और कब लिखा था इन्होंने? 1931 में लिखा था। इसमें क्या कहा है, गांधी जी ने कहा है कि मैं ये बिलीव नहीं कर सकता, ये मान नहीं सकता कि कोई भी मैन जिसके पास वेल्थ है और उसके पास जो है वोटिंग राइट हो, बट एक पर्सन जिसके पास कैरेक्टर है और उसके पास वेल्थ नहीं है और वो पढ़ा लिखा नहीं है और वो पूरी ऑनेस्टी के साथ जो है काम कर रहा है और वो अपना खून पसीना बहा रहा है, पूरे दिन रात मेहनत कर रहा है, उसके पास वोटिंग राइट नहीं है जस्ट बिकॉज कि वो पुअर है। ये किसने कहा? गांधी जी ने कहा। वो बिल्कुल भी इसके साथ नहीं थे कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हो या जो जिनके पास प्रॉपर्टी हो उन्हीं लोगों को वोटिंग राइट हो। तो इसलिए उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया और उन्होंने सब लोगों के लिए वोटिंग राइट की डिमांड की। अब देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर में कि एक रूरल एरिया में जो है वोटिंग हो रही है। यहाँ पे जो है इस पर्सन के हाथ में जो है नेल्स पे एक निशान लगाया जा रहा है, एक मार्क पुट किया जा रहा है ताकि पता चल सके कि इसने वोट दे दिया है। इससे क्या होता है कि कोई पर्सन जो है वो 2 बार वोट नहीं दे सकता। 1 पर्सन इज इक्वल टू 1 वोट होगा, 1 वोट होगा और कोई पर्सन दोबारा वोट नहीं दे सकता। ये देखिए, हमारा ऊपर एक पैराग्राफ छूट रहा है, इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो ये पैराग्राफ किसके बारे में है? ये वोट्स फॉर वुमेन, जो डिफरेंट कंट्रीज के जो वुमेन थी उनको वोटिंग राइट कैसे मिला, इसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे बताया हुआ है कि कोई भी कंट्री है उसने अपनी मर्जी से जो है पावर को शेयर नहीं किया है। चाहे आप यूरोप की बात करें, चाहे आप यूएसए की बात करें, सब जगह जो है लोगों को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है, तब जाकर लोगों को वोटिंग राइट मिला है। और सबसे ज़्यादा किसको स्ट्रगल करना पड़ा है? जो वुमेन थी एंड जो पुअर पीपल थे,
वुमेन का जो स्ट्रगल था वोट के लिए वो सबसे ज़्यादा मजबूती कब पकड़ा, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 में हुआ था। और ये जो मूवमेंट क्या कहलाता है? ये वुमेन्स सफ्रेज मूवमेंट कहलाता है। और सफ्रेज का मतलब क्या होता है? राइट टू वोट। क्योंकि ये जो है वुमेन के राइट टू वोट के लिए मूवमेंट किया गया था, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? सफ्रेज मूवमेंट। और सफ्रेज का मतलब क्या होता है? राइट टू वोट होता है। देखिए, जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो उस टाइम पे क्या हुआ, जितने भी मेन थे वो सारे के सारे कहाँ चले गए थे? लड़ाई लड़ने के लिए चले गए थे, वो लोग फाइट कर रहे थे। अब जब मेन नहीं थे तो वहाँ पे जितनी भी वुमेन थी वो सारी की सारी क्या करने लगी? जो काम मेन करते थे वो सारे काम कौन करने लगी? वुमेन करने लगी। चाहे खेती करना हो, चाहे बच्चों को पालना हो, चाहे कारखाने देखना हो, जितने भी काम थे जो मेन करते थे वो सारे के सारे कौन करने लगी? वुमेन करने लगी। और फिर लोगों ने देखा कि जो बहुत सारी वुमेन है बहुत अच्छे तरीके से कामों को ऑर्गेनाइज कर रही हैं और उनको मैनेज कर रही हैं, और डिफरेंट काइंड की जो एक्टिविटीज़ है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही हैं। फिर लोगों ने देखा कि उन्होंने कैसे अपने मन में एक स्टीरियोटाइप बना रखा था कि वुमेन जो है वो कैपेबल नहीं होती सारे कामों को कर सकने में जो कि मेन होते हैं। फिर लोगों ने इसके लिए जो है स्ट्रगल किया और फिर कहा कि नहीं, वुमेन भी जो है कैपेबल होती हैं, इससे डिसीजन मेकिंग में उनको भी इक्वल राइट होना चाहिए, उनकी भी इक्वल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। और फिर जो ये लोग थे इन्होंने डिमांड की कि जो वोट है वो सभी वुमेन के लिए होना चाहिए। और फिर इसके लिए उन्होंने क्या किया? बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया, अपने आप को लोहे की जंजीरों में उन्होंने बांध लिया। और कई सारी जो थी औरतें थी वो क्या हुई? जेल भी गई। और कई बार लोग जो है हंगर स्ट्राइक यानी भूख हड़ताल पर भी बैठे, तब जाकर लोगों को वोटिंग राइट मिला। अमेरिकन वुमेन जो थी उनको वोटिंग राइट कब मिला? 1920 में। जबकि यूके यूनाइटेड किंगडम में जो है 8 ईयर्स बाद यानी 1928 में वुमेन्स को वोटिंग राइट मिला। तो ये था हमारा चैप्टर जो कि हम लोग अच्छे से कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट करके पूछें, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर आप डायरेक्टली मैसेज करके आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड गवर्नमेंट? लिस्ट 5 ways इन विच यू थिंक दैट गवर्नमेंट अफेक्ट्स योर डेली लाइफ। जो गवर्नमेंट वर्ड है इससे आप क्या समझते हो? और 5 ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनानी है जिससे कि आपको ये लगता हो कि गवर्नमेंट जो है वो आपके डेली लाइफ को अफेक्ट करती है या फिर उस पर प्रभाव डालती है। तो हमने चैप्टर में पढ़ा कि गवर्नमेंट जो होते हैं वो एक ग्रुप ऑफ पीपल होती है, या फिर हम जो कह सकते हैं कि एक गवर्निंग बॉडी होती है जो कि हमारे लिए डिसीजंस लेती है एंड लोगों की वेलफेयर के लिए काम करती है ताकि लोगों का भला हो सके। एंड वो रूल्स बनाती है, लॉज बनाती है ताकि सही जो सारे काम है वो सही ढंग से हो सके। और 5 अब चीज़ों की लिस्ट बनानी है जिससे कि गवर्नमेंट हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करती हो। तो देखिए, अगर हम किसी भी कंट्री में रह रहे हैं तो उस कंट्री की गवर्नमेंट जो भी रूल बनाएगी उससे उस कंट्री के लोगों की जो डेली लाइफ है वो अफेक्ट होगी ही होगी। जैसे कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट कहीं पे रोड्स बनाती है, बिल्डिंग्स बनाती है, स्कूल्स, पार्क, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज़ें बनाती है तो हमारी लाइफ अफेक्ट होगी ही होगी। अगर स्कूल हमारे आसपास बनता है तो हमें हमारे लिए अच्छा रहेगा कि हम वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं, हमें दूर नहीं जाना पड़ेगा। पार्क बनाती है तो भी हमारे लिए अच्छा होगा कि हम सुबह शाम वहाँ जाकर एक्सरसाइज कर सकते हैं। और अगर हमारी गवर्नमेंट दूर बनाती है तो भी हमारी लाइफ अफेक्ट होगी कि हमें पार्क के लिए दूर जाना पड़ेगा। तो इस तरह जो बाकी चीज़ें भी होती है जो भी गवर्नमेंट करती है उससे हमारी लाइफ कहीं ना कहीं अफेक्ट होती ही होती है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि जो कोई भी एसेंशियल चीज़ें होती हैं उनके प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट जो होती है उसकी प्राइस को रिड्यूस करती है और उसको फिक्स करती है। पावर एंड जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी सप्लाई को गवर्नमेंट देती है, वाटर की सप्लाई करती है गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट क्या करती है, जो रेलवे सर्विसेज हैं या फिर पोस्टल है उनको रन करती है। और बहुत सारी जो पुअर पीपल हैं उनके लिए प्रोग्राम्स बनाती है। या फिर कई बार जो नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जाती हैं, चाहे तो आप कह सकते हैं बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, फ्लड आ जाए, तो उस टाइम पर भी गवर्नमेंट जो होती है उनको असिस्टेंट प्रोवाइड करती है, चाहे उनके लिए दवाइयाँ भेजनी हो, चाहे खाना भेजना हो, चाहे उनको बाढ़ से निकालना हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी गवर्नमेंट करती है। और हमारी जो बाउंड्रीज़ है उसको भी प्रोटेक्ट करती है, दूसरी कंट्रीज़ के साथ पीसफुल रिलेशंस बनाती है। तो इस तरह बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक गवर्नमेंट नीड टू मेक रूल्स फॉर एवरीवन इन द फॉर्म ऑफ लॉज? आपको ऐसा क्यों लगता है कि गवर्नमेंट को जो है रूल्स बनाने की ज़रूरत है लॉज के फॉर्म में? तो ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगर किसी भी सोसाइटी में हमें जो है पीस एंड ऑर्डर चाहिए तो उसके लिए हमें लॉज बनाना ज़रूरी है। बिकॉज अगर लॉज होंगे तो ही लोगों के अंदर ये डर रहेगा कि अगर वो लॉज को तोड़ेंगे, नहीं मानेंगे तो लोगों को पनिशमेंट होगी, और पनिशमेंट होगी तो फिर उससे डरने के लिए लोग क्या करेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट को लॉज बनाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 एसेंशियल फीचर्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसके हमें 2 एसेंशियल फीचर्स बताने हैं। तो हमने बहुत सारे फीचर्स पढ़े। पहला तो यही है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसमें जो लोग होते हैं वो खुद पर रूल करते हैं, रूल बाय द पीपल होता है।
एंड यहाँ पे लोगों के पास पावर होती है कि वो अपनी जो लीडर है या फिर अपनी जो गवर्नमेंट है उसको इलेक्ट कर सके, अपने रिप्रेजेंटेटिव को लोग चुनते हैं। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के प्रति आंसरेबल भी होती है। अगर वो कोई भी स्टेप लेती है, कोई भी रूल बनाती है, तो उसको जनता को डिफेंड करना पड़ेगा कि उसने ये रूल या फिर ये लॉज जो है वो क्यों बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सफ्रेज मूवमेंट क्या था और इसकी क्या उपलब्धियाँ रहीं। तो सफ्रेज मूवमेंट जो था वो था मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट था, जो वुमेन के लिए किया गया था कि वुमेन को भी वोट का राइट मिले, वो भी वोट दे सकें। तो ये हुआ था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ पकड़ा था, बिकॉज उस टाइम पे लोगों को रियलाइज़ हुआ था कि वुमेन जो है सारे काम कर सकती हैं जो कि मेन करते हैं। तो उस टाइम पे लोगों को लगा जब मेन के सारे काम जो है वुमेन कर सकती हैं तो उनको वोटिंग राइट क्यों नहीं है। तो उस टाइम पर जो है वुमेन्स के लिए जो है बहुत ज़्यादा रैलियाँ निकाली गई थी, लोगों ने हंगर स्ट्राइक किए थे, लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रदर्शन किया, मूवमेंट किया। तब जाकर इसकी वजह से क्या हुआ, 1920 में जो यूएसए की वुमेन थी उनको वोटिंग राइट मिला, एंड 1928 में जो यूके की वुमेन थी उनको वोटिंग राइट मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि इसमें बताया हुआ है कि गांधी जी ये बिलीव करते थे कि जितने भी एडल्ट लोग हैं इंडिया में सबको वोटिंग राइट होना चाहिए। बट कुछ लोग जो हैं ऐसा नहीं मानते, उनको ये लगता है कि जो लोग इलिटरेट हैं या फिर जो लोग पुअर हैं उनको वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि वोटिंग राइट होना चाहिए उनको या नहीं होना चाहिए, और आपको क्या लगता है कि एक फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, और आपको 5 पॉइंट्स देने हैं अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए। अगर आप सोचते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन है तो भी आपको 5 पॉइंट्स देने हैं, और आपको लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो भी आपको 5 पॉइंट्स देने हैं। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो ये गांधी जी की जो बिलीव था ये बिल्कुल सही था, बिकॉज कोई भी पर्सन अगर किसी कंट्री में रह रहा है तो वहाँ पर वो अपनी सर्विस देता है, उसका सिटीजन होने के नाते उसको ये राइट तो होना ही चाहिए कि वो अपने लीडर्स को, अपने रूलर्स को चुन सके, बिकॉज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी सबको इक्वल राइट्स देता है, एंड इसी वजह से हम सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। हो सकता हो कि कोई पर्सन जो पढ़ा लिखा ना हो बट उसके पास कैरेक्टर अच्छा हो, वो अच्छे तरीके से सोच सकता हो, और ह्यूमन डिग्निटी की वजह से भी हम सबको वोटिंग राइट देना चाहिए। और ये भी हो सकता है कि कोई पर्सन जो कि पढ़ा लिखा ना हो बट पुअर भी हो, लेकिन वो दिन रात मेहनत करके अपनी जो सर्विस है वो कंट्री को दे रहा है, देश की सेवा कर रहा है, वो मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनको वोटिंग राइट ना दो, बल्कि हर किसी को वोटिंग राइट होना चाहिए कि वो अपने लीडर्स को, अपने रूलर्स को चुन सकें, ताकि उनको जैसी गवर्नमेंट चाहिए, जो भी लॉ चाहिए, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू उसकी डिमांड कर सके। तो ये था हमारा चैप्टर, जिसके क्वेश्चन आंसर को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए, और अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और हाँ, प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे एफर्ट्स आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, और अगर कहीं इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो उसे मैं कर सकूं, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मैं इंप्रूवमेंट के साथ मिलूं। तो बता दीजिएगा मुझे कमेंट करके, मुझे वेट रहेगा आप लोगों के कमेंट का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।